Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy. Well, in continuation with our पॉलिटी सीरीज। हाँ जी, तो हमारी पॉलिटी की आई थिंक 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के वो देख लीजिए। दिस इज अगेन इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। इन सीरीज में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स, विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से हम स्मार्ट आंसर कर सकते हैं, किस तरह से हम एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आई विल से पॉलिटी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, इसमें हम सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो क्यों नहीं लाए जाए। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। शुरू करते हैं सीरीज को। अगर आपने पिछली 2-3 सीरीज नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के वो भी देख लीजिए। विल बी इन कंटिन्यूएशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो चुके हैं, तो वील स्टार्ट फ्रेश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन आई विल टेल यू द टॉपिक बिहाइंड अ क्वेश्चन। जितनी भी रिलेवेंट चीजें हैं उस क्वेश्चन के अराउंड वो सारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वेरी गुड। तो नाउ द क्वेश्चन इज द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्ट विद। द फाइनल अथॉरिटी हमने पढ़ चुका है इमरजेंसी के बारे में। 1 सेकेंड, हमने पढ़ चुका है इमरजेंसी के बारे में। कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है? 3 प्रकार की मेरी इमरजेंसी होती है। 3 प्रकार की मेरी इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, है ना। 3 प्रकार की मेरी इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, है ना। तीनों चीजें बोला जाता है। एंड आर्टिकल 360 इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। आज तक कितनी बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी? आज तक कितनी बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी? आज तक 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। कब कब लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी? पहली बार लगी 1962 इंडो चाइना। जब इंडो चाइना वॉर हुई 1962 में, जब मेरा इंडो चाइना वॉर हुई तब सबसे पहली बार लगी मेरी इमरजेंसी। उसके बाद जब 1971 इंडो पाक, और आई शुड से लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, जब इंडिया ने हेल्प की थी बांग्लादेश की इन दी लिबरलाइजेशन, तब लगी थी मेरी सेकेंड इमरजेंसी, लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस, 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगी थी मेरी इमरजेंसी। 3 बार लग चुकी है मेरी इमरजेंसी। 3 बार में से सबसे पहले लगी थी 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी। उसके बाद 1971 में व्हेन वी हेल्ड बांग्लादेश, जिसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान, इन द लिबरलाइजेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इन द लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, तब लगी थी हमारी सेकेंड टाइम की इमरजेंसी। और थर्ड टाइम की इमरजेंसी लगी थी हमारी 1975 में, जिसको बोला गया था इंटरनल इमरजेंसी। आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड का यूज होने लगा है। चलिए वेरी गुड। सेकेंड आता है हमारा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन या फिर स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेरी स्टेट असेंबली होती है, जो मेरी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको कुछ टाइम के लिए डिसमिस कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है ना, सस्पेंड कर दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, ड्यूरिंग दी स्टेट इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। सारी पावर गवर्नर के हाथ में आ जाती है और जितने भी रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट बनाने लगती है। दैट इज योर स्टेट इमरजेंसी। चलिए वेरी गुड। उसके बाद आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, कितने बार लग चुकी है मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी? आई बिलीव वी हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन। कितने बार लग चुकी है मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी?
आज तक एक भी बार नहीं लगी है मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था द फाइनल अथॉरिटी टू मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी रेस्ट विद। फाइनल प्रोक्लेमेशन मतलब कि जब भी कोई इमरजेंसी लगानी होती है तो फाइनली कौन डिक्लेयर करता है कि इमरजेंसी लगी है या नहीं लगी है? तो डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फाइनल डिक्लेरेशन इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। जो मेरे प्रेसिडेंट हैं वो फाइनल डिक्लेरेशन देंगे कि इमरजेंसी लगेगी या नहीं लगेगी। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बी एट योर हाई कोर्ट और बी एट योर सुप्रीम, बी एट योर सुप्रीम कोर्ट, जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, दोनों को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। बी एट योर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बी एट योर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों को ही अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो टॉकिंग अबाउट द टॉप हायरार्की, सबसे ऊपर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक बार इनकी ओथ की भी बात कर लेते हैं, एक बार इनकी ओथ की भी बात कर लेते हैं। ओथ, ओथ कौन दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ दिलाते हैं मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ दिलाते हैं गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ दिलाते हैं गवर्नर। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और ओथ दिलाते हैं गवर्नर, है ना? राइट इट डाउन एंड रिमेंबर इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, ये रहा नेक्स्ट। When the office of the president and vice president fell vacant simultaneously, who act as the president? अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया है, देखिए, at all time it is compulsory mandatory that the office of president should be engaged. The office of president cannot fall vacant. The office of president cannot fall vacant. देखिए, हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 साल का। अब 5 साल के बीच में अगर किसी तरह से हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है, मतलब खुदा ना खास्ता अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो ऑफिस वेकेंट हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है तो ऑफिस वेकेंट हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है, इम्पीच कर दिया जाता है तो ऑफिस वेकेंट हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ हैम्परिंग पाई जाती है और उसके ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है, तो कौन ऑफिस हेल्ड करेगा? तो अगर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर मेरे प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया तो मेरे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अगर मेरे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। इतना तो मुझे समझ में आ जाता है। पर सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट किसे बनाया जाएगा? तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया था तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो अब आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद आते हैं द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, the senior most judge of Supreme Court, and then it goes on the second senior most judge of Supreme Court, the third senior most judge of Supreme Court, है ना? You got the gist. तो in case the office of president and vice president falls vacant simultaneously, who acts? तो Chief Justice of India acts. Chief Justice of India acts as the President of India. चलिए very good. चलिए very good. Moving on to next question. Question number 24. बताइए, in which one of the following state it is constitutionally obligated for the state to have a separate minister for tribal affair?
किस स्टेट में सेपरेट मिनिस्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल अफेयर, ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक सेपरेट मिनिस्टर किस स्टेट में होना चाहिए? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ऑल ऑफ देम। इन सभी स्टेट्स में, झारखंड में, ओडिशा में और मध्य प्रदेश में, इन सभी स्टेट्स में अलग से एक मिनिस्टर का ऑफिस बनाया जाता है, मिनिस्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल अफेयर। चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा, पंचायती राज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन दी कंट्री। कब आया था मेरा पंचायती राज? कब आया था पंचायती राज? तो पंचायती राज आया था 1959 में। 1959 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक एडवाइस दी। क्या एडवाइस दी? कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूट क्या है? देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूट इज टेकन फ्रॉम आर्टिकल 40। इट इज टेकन फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूट इज टेकन फ्रॉम आर्टिकल 40 of our Indian Constitution, which is a DPSP, Directive Principle of State Policy. It is a Gandhian policy, Gandhian DPSP। इसमें बोला गया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है उनको डेवलप करना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि जो मेरी पंचायत हैं, जो पंचायती राज है उसको पावर देनी चाहिए ताकि जो सबसे लोअर क्लास है वो डेवलप कर सके एंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो की जा सके। अभी तक हमारा इंडिया टिकल डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा था। टिकल डाउन अप्रोच क्या होती है? टिकल डाउन अप्रोच इसकी ट्रायंगल में ये जो टॉप मोस्ट 1% लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सो कॉल्ड अमीर लोग हैं, ये डिमांड प्रोड्यूस करेंगे। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वही तो डिमांड क्रिएट करेगा और उससे इकोनॉमी रेगुलेट होगी और उससे पैसे नीचे की तरफ जाएंगे। दिस वॉज योर टिकल डाउन। अब हम क्या फॉलो करते हैं? अब हम बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। जिसमें हम कहते हैं कि जो आपके लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो सबसे ज्यादा है इस कंट्री में, और जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे तब इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और इस तरह से हमें हमारे जो लोअर मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ऑन सेम प्रिंसिपल केम योर पंचायती राज इंस्टीट्यूट। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट ने क्या किया? पंचायती राज इंस्टीट्यूट ने भी आपकी बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया, है ना। और हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूट की सबसे पहले बात की थी 1959 में। 1959 में कहा गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाना चाहिए। इसके बाद राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट जहां पे आपके पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को इंस्टीट्यूट किया गया एंड देन फाइनली इन 1991 आपका 1991 में आया आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे आपके पंचायती राज को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। 72nd होगा ये। 72nd वॉज फॉर योर पंचायती राज एंड 73rd फॉर योर म्युनिसिपैलिटी। ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए एंड देन फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। चलिए, वेरी गुड। तो मूविंग अहेड, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज मेरी राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुई थी। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर योर पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। चलिए, वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड, the committee on whose recommendation Panchayati Raj was introduced in the country was headed by, again वो कमेटी जिसने सबसे पहले पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था हमारे कंट्री में, वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए, वेरी गुड। मूविंग अहेड, when was national emergency declared for the first time in India? अच्छा, नेशनल इमरजेंसी की बात हम कर चुके हैं। हमने देख लिया है नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी। नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर की गई थी। सबसे पहले
1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई, फिर 1971 में जब इंडिया पाक वॉर हुई, दिस वाज इंडो चाइना, दिस वाज इंडो पाक, एंड देन फाइनली आपकी हुई थी 1975 में, दिस वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी कब हुई? अच्छा, अब नाउ दिस इज ट्रिकी, यहाँ पे सब में ही 1962 है। एक मुझे पता है कि डी तो मेरा ऑप्शन कैसे भी नहीं हो सकता है, पर इन तीनों में से मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? नाउ दिस इज ट्रिकी, अगेन दिस इज ट्रिकी। अब अगर आपको आंसर आता है तब आपको आंसर आता है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ना होगा। तो वेल, इसमें करेक्ट आंसर है मेरा अक्टूबर 1962 में मेरी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Members of the Lok Sabha are elected for a term of 5 years, but the term can be extended by years by Parliament in national emergency. देखिए, जब मेरी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, अब चूंकि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगती है? नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द ग्राउंड ऑफ या तो वॉर हो, या तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या तो कोई वॉर हो, या तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या तो फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो। अब इन सभी चीज़ों में मेरे पूरे देश में जब उथल पुथल मची हुई है, तो इस टाइम पे क्या मेरे पास टाइम है कि मैं इलेक्शन कंडक्ट कराऊं और लोग अपने घर से आए और चुनाव में वोट डालें? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेज एक साल के लिए जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, उसी का टेन्योर मैं एक साल बढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे आता है मेरा फॉर वन ईयर। द मेंबर्स ऑफ लोक सभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, बट द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर बाय पार्लियामेंट इन नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो एक साल के लिए टर्म बढ़ाई जा सकती है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। चलिए, वेरी गुड। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं 5 सालों के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं 5 सालों के लिए। प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं 5 सालों के लिए। मेंबर ऑफ लोकसभा ऑफिस होल्ड करते हैं 5 सालों के लिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफिस होल्ड करते हैं 5 सालों के लिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफिस होल्ड करते हैं 6 सालों के लिए। मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑफिस होल्ड करते हैं 6 सालों के लिए। चलिए, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट। आई होप हमने आज अभी तक जितनी भी चीजें समझी हैं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। नाउ I'll urge you again, if you have doubt in any of the thing whatever I have taught you can comment it down below, or if you have doubt in any particular topic, do comment it down below. do comment it down कि मैम हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। I'll make a video on that particular topic. Doesn't matter how big or how small it is, I'll try to cover it holistically and I'll make a video on the topic you are facing difficulties in. ठीक है, so till then do comment it down below if you feel problem in anything, if you want to talk, if you want to solve your doubt, do comment it down below. I hope I was able to solve all your questions. Stay tuned for next video. We'll solve few more questions and we'll study few more topics. Until then, this is all for today's class. Thank you so much.